नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है छोटे घर की बेटी। कहानी लिखी है सर्वप्रिय लेखिका मालती जोशी जी ने। कहानी में अपने से कम सांपत्तिक स्थिति वाले घर से अपने घर में बहू इसी उद्देश्य से लाई गई कि वो दबकर रहेगी। लेकिन क्या ऐसा हुआ या नहीं हुआ? वो दबकर ही रही। चलिए देखते हैं कहानी में छोटे घर की बेटी। डिनर के बाद हम सब लोग हॉल में बैठकर गपशप कर रहे थे, तभी गेट खड़का। आदत के अनुसार मैं चौकन्नी हो गई तो सुनील ने कहा, कपिल होगा। अब मैं प्रकृतिस्थ होकर बैठ गई। जानती थी नेहा स्कूटर की आवाज़ पर कान दिए बैठी होगी, घंटी बजाने की प्रतीक्षा नहीं करेगी, तुरंत दौड़ी चली आएगी और दरवाज़ा खोल देगी। फिर दोनों पैसेज में गुम हो जाएंगे। मुझे आए 4 दिन हो चले हैं। कपिल की शक्ल बस एक बार दिखाई देती है, सुबह जब वह दुकान जाने से पहले माँ के कमरे में झाँक कर कहता है, माँ निकल रहा हूँ। आजकल मैं यहाँ हूँ तो मुझसे भी टाटा कर लेता है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब देखा कि वो हॉल के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। सबकी नज़रें उस ओर घूम गई। वह झिझकता सा भीतर आया और बोला, आप सब यहाँ है तो एक बात कहनी थी। बोलो, बड़े भैया ने अपने खास अंदाज में कहा। दुकान के ऊपर वाले फ्लैट में गोयल साहब रहते हैं, वे घर छोड़ रहे हैं, उसने हकलाते हुए कहा। तो दोनों भाइयों ने जैसे एक साथ तोप दागी। मुझे बड़ा बुरा लगा। हम सब आराम से बैठे हुए थे, वह बेचारा कटघरे में जैसे आरोपी की तरह खड़ा था और नर्वस हुआ जा रहा था। मैंने कहा, कपिल यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। वह संकोच में भरकर मेरे पास आया। मैंने माँ को ज़रा सरकने के लिए कहा और उसे अपने पास बिठा लिया। अब आराम से बैठो और इत्मीनान से बताओ जो कहना है। मेरे आश्वासक स्वर या स्पर्श से उसे थोड़ी हिम्मत बंधी। इस बार उसने अत्यंत सधी हुई आवाज़ में कहा, गोयल साहब घर छोड़ रहे हैं। वह तुम बता चुके हो, बड़े भैया बोले। मैं उस घर में शिफ्ट हो रहा हूँ। होना चाहता हूँ वगैरह कुछ नहीं, डायरेक्ट हो रहा हूँ। वेरी स्मार्ट, सुनील ने कहा। ये इसका दिमाग नहीं है, छोटी भाभी ने कान भरे होंगे। भाभी, मैं कुछ कहने को हुई तो कपिल ने मुझे रोक दिया। मेरे पास तो दिमाग ही नहीं है, सब जानते हैं। दीदी, सब जानते हैं ये बात। उसकी बात सुनकर सब लोग स्तब्ध रह गए। कपिल इतनी बड़ी बात कह जाएगा, इसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वह एक सांस में इतनी बड़ी बात बोल गया, यही आश्चर्य था। फिर आगे उसने जो कुछ कहा वह तो अचंभित कर देने वाला था। फिर दोनों भाई कुछ कठोर शब्द न कह दे, इसलिए मैंने कहा, जाओ बेटा, अंदर जाओ, खाना खा लो, नेहा प्रतीक्षा कर रही है। वह उठ खड़ा हुआ और बोला, आप सब लोग यहाँ एक साथ मिल गए, इसलिए सोचा कि सबको एक साथ ही बता दूं। और वह भीतर चला गया। इस बात की प्रतिक्रिया तो होनी ही थी और हुई। सबसे पहली प्रतिक्रिया माँ ने दर्ज की। बोली, मैंने सोचा था गरीब घर की लड़की है, चुपचाप पड़ी रहेगी। क्यों माँ, गरीब घर की लड़कियों का क्या दिल नहीं होता, दिमाग नहीं होता? अरे इसका दिमाग तुम्हारे बाबूजी ने खराब किया हुआ है। ट्यूशन लगवा कर उसे 12वीं करवा दिया। बनी रहती तो बीएड भी करवा देते, बीए भी करवा देते तो अच्छा होता ना। बाबूजी दूर की सोचने वाले थे, जानते थे आजकल एक की कमाई से गुजारा नहीं होता। बीएड हो जाती तो नौकरी भी लग जाती, कहीं भी टीचर बन जाती। पर बच्चे को कौन संभालता? विभा ने मुंह बिचकाते हुए कहा। परिवार बढ़ाने से पहले आदमी को 100 बार सोचना चाहिए। सुनील ने पत्नी की बात को आगे बढ़ाया। इतने बड़े घर में एक बच्चा नहीं पल सकता? तुम्हें दर्द क्यों हो रहा है? सुनील ने पलटवार किया। वे ही खोजबीन कर यह हीरा लाई है ना? बड़ी भाभी ने ताना कसा। हाँ, मैं ही लाई हूँ, माँ के कहने पर लाई हूँ और ये आश्वासन देने पर लाई हूँ कि यहाँ उसे कोई कष्ट नहीं होगा। तो क्या तकलीफ है उसे, क्या दुख है? भाभी ने पूछा। कुछ तो होगा ही, तभी तो यह महल छोड़कर उस दड़बे में जाना चाहती है। छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है।
विभा बोली। विभा, सुख की संकल्पना सबकी एक सी नहीं होती। बड़े भैया एकदम उठकर खड़े हो गए। इट इज़ टाइम टू से गुड नाइट एंड गुड नाइट एवरीबडी। और मजलिस बर्खास्त हो गई। सबके जाते ही मैंने माँ से कहा, माँ, बाबूजी को गए अभी 5 महीने हुए हैं, लेकिन सबकी ज़बानें कितनी लंबी हो गई है। तुम्हारी बहुओं की भी। तुम कुछ कहती क्यों नहीं? अरे कहने से क्या होता है, कुछ भी कहती हूँ तो सुनील और सुशील सिर पर आ जाते हैं। कहते तुम्हें उसकी शादी करवाने की ज़रूरत ही क्या थी, घर संभालने की अक्ल भी है उसमें, तुम भी तो उसमें शामिल हो जाती हो। छोटी बहू को क्यों कोस रही थी? देख, वो दुकान और फ्लैट तेरे बाबूजी ने कपिल के नाम ही कर दिया था, ताकि दुकान के किराए से उसका खर्चा चलता रहे। अब जब वह खुद ही उस फ्लैट में रहने चले जाएगा तो कैसे उसका गुजारा होगा? फ्लैट का किराया भी उसके खाते में जाता था, जिससे उसका हाथ खर्च चलता रहे। अब कैसे गुजारा होगा उसका? पूरी ममता से क्या होता है माँ? ममता से हिम्मत मिलती है, हौसला मिलता है। इस घर में एक तो कोई हो संकट के समय वे जिसके शरण में जा सके, और माँ से बड़ा संबल कौन दे सकता है भला? ये कहकर मैंने बत्ती बुझा दी, पर मुझे मालूम है इसके बाद माँ बड़ी देर तक करवटें बदलती रही होंगी, और मैं यही चाहती भी थी। दूसरे दिन खाना खाने के बाद मैं नेहा के कमरे में गई। वह किंशुक को सुला रही थी। मैंने कहा, सो तो नहीं रही तुम? मैं दिन में कहाँ सोती हूँ दीदी, मैं तो बस इसे सुला रही थी। किंशुक ने एक बार आंखें खोलकर उनिंदी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर आंखें मूंद सोने लगा। हमारे बात करने से इसको डिस्टर्ब तो नहीं होगा? अरे नहीं दीदी, कैसी बात करती है आप? आइए, आप पहले आराम से बैठिए तो सही। मैं पलंग पर आराम से बैठ गई और पूछा, तुमने एकाएक शिफ्ट होने का निर्णय क्यों ले लिया? एकाएक नहीं दीदी, बहुत दिनों से सोच रहे थे। दीदी, मैं तो यहाँ पर आराम से बैठी रहती हूँ, पर इन्हें बहुत परेशानी होती है। सुबह के गए रात को लौटते हैं। बच्चा बेचारा बाप के लिए तरस कर रह जाता है। खाने की भी समस्या है। सुबह नाश्ता करके जाते हैं, दोपहर में वहीं कुछ मंगा कर खा लेते हैं। घर से बना कर देती हूँ तो सर्दियों में ठंडा हो जाता है, गर्मियों में खराब हो जाता है। वहाँ रहेंगे तो 2 वक्त का खाना तो ढंग से खा सकेंगे। भाग्य से वह फ्लैट खाली हो रहा है, तो सोचा इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। पर इतने बड़े घर में रहने के बाद उतने छोटे से घर में गुजारा कर लोगी तुम? वह हंसी। उस हंसी को हंसी भी कैसे कहूँ। बोली, दीदी, यहाँ भी हमारी पहुँच हमारे कमरे से किचन तक ही तो है, हॉल में तो हमारा दखल ही नहीं है। पता नहीं कल कितने दिनों बाद हम लोग ड्राइंग रूम में गए थे। मेरे बेटे का तो वहाँ जाना ही वर्जित है, उठापटक करता है ना, इसलिए। क्यों? लोग तो तरसते हैं कि कोई नन्हे हाथों वाला आए और उनके घर को बिखेर दे। बच्चों बच्चों में फर्क होता है दीदी। सुमित अमित ने भी इस घर में खूब धूम मचाई होगी, सोनल मीनल ने भी चीजें इधर उधर बिखेरी ही होंगी, पर मेरे बच्चे के लिए यह सब क्षम्य नहीं है। हम लोगों के लिए तो छोटा सा घर ही ठीक है दीदी। कैसी बात करती हो? ठीक ही कह रही हूँ दीदी। हम लोगों को हमारी औकात यहाँ बार बार याद दिलाई जाती है। रिश्तों में शादियाँ होती है, मैं नहीं जाती क्योंकि ये दुकान पर होते हैं, सोसाइटी में फंक्शन होते हैं, मैं कहीं नहीं जाती। कारण वही, घर में डिनर होते हैं, किटी पार्टियाँ होती है, लेकिन हमारा परिचय तक नहीं करवाया जाता। पहले मैं भाभी लोगों की किटी पार्टियों के लिए दिन भर लगकर कुछ न कुछ बनाती थी। सब तारीफ भी करते थे, पर मुझे पार्टी में शामिल होने के लिए नहीं कहा जाता था, इसलिए मैंने हाथ खींच लिया। बेकार में मन खराब करने से क्या फायदा। एक और बात है दीदी, घर के नौकर चाकर भी जानते हैं कि किसको कितनी इज्जत देनी है, वो भी अपमान करने का मौका नहीं छोड़ते। मैं चुप ही बनी रही। क्या बोलती? नेहा ही कुछ मिनट बाद बोली, आप ये मत समझिए कि मैं लगाई बुझाई कर रही हूँ। आपने इतना प्यार जताया है, इसलिए कहने का मन हो रहा है। बोलो नेहा, निश्चिंत होकर बोलो, बात मुझ तक ही रहेगी। किंशुक की पहली राखी थी। मैं सोनल मीनल के लिए सुंदर ड्रेसेस लाई थी। अपनी हैसियत से कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दिया था। सुमित अमित के लिए हॉस्टल में
डाक से राखी भेजी गई थी, पर घर में बैठे किंशुक की किसी को याद ही नहीं आई। शाम को मैंने ही भाभी जी से कहा, भाभी जी, किंशुक की दीदियाँ उसे राखी कब बांधेंगी? वह तो 8 बजे सो जाता है। मेरी बात पर भाभी जी जैसे नींद से जागी। उन्होंने ड्राइवर को बाजार में भेजकर राखियाँ और मिठाई मंगवाई, नारियल मंगवाए। हमारे यहाँ तो पहली राखी पर बच्चे को चांदी की राखी बनती है, किंतु मैंने इसी पर संतोष कर लिया। जब मैंने दोनों बहनों को ड्रेसेस दिए तो भाभी जी उन्हें उलट पलट कर देखने लगी। मैं समझ गई कि वह क्या देख रही थी, इसलिए मैंने कहा, भाभी जी, प्राइस टैग के साथ गिफ्ट देना ठीक नहीं लगता ना, इसलिए मैंने निकाल दिए। पर आपको अगर एक्सचेंज करवाना हो तो कैश मेमो मैंने संभाल कर रखा है। भाभी जी कट कर रह गई। दूसरे दिन किंशुक के लिए एक ड्रेस लाकर दे दी गई। उस समय बाबूजी जीवित थे तो ये हाल था दीदी। अब तो सुनकर मैं तो स्तब्ध रह गई। उस निरीह लड़की पर दया सी आने लगी थी मुझे। आपको मैं बोर तो नहीं कर रही दीदी? अरे नहीं, यह सब सुनकर आश्चर्य जरूर हो रहा है। एक आखिरी प्रसंग और सुन लीजिए दीदी। हाँ हाँ, बोलो ना। आपको तो पता होगा कि सोनल की शादी तय हो गई है, पर अभी साल भर तक तो नहीं कर सकते ना। लेकिन ये घर देखने के लिए और बाकी बातें करने के लिए वे लोग उस दिन आए थे। बड़े भाई साहब ने छोटे भाई साहब से कहा, आज वे लोग आ रहे हैं, सीएल ले लो, सारी बातें करनी है। पर इनसे नहीं कहा कि आज दुकान पर मत जाओ या कि आज दोपहर का खाना खाने घर आ जाओ। अच्छा, मैं तो घर पर ही थी, मुझे भी उनसे मिलवाया नहीं गया। वे लोग सुबह की फ्लाइट से आए, सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम की चाय पीकर गए थे। माँ जी की आज्ञा से मैं सुबह से शाम तक पूरा दिन किचन में खट रही थी। शाम को वे पूरा घर देखने के लिए माँ जी के साथ अंदर आए। मैं किंशुक को लेकर आंगन में बैठी थी। वो आए तो मैंने झुककर प्रणाम किया। तब माँ जी ने बताया, ये छोटी बहू है। छोटी बहू? तो छोटी बहू को तो आपने हमसे बाहर मिलवाया था। ये छोटी बहू है तो वो कौन है? वो मजली है। ओहो, तो आपके 3 बेटे हैं, हमें तो पता ही नहीं था। उन दोनों की बातें सुनकर उस दिन मेरे आत्मसम्मान को गहरी चोट लगी थी दीदी। सोच लिया, अब यहाँ नहीं रहना, और फ्लैट तो भाग्य से खाली हो गया है। मैंने तय कर लिया था, दुकान के पीछे एक कमरा, छोटी सी रसोई और टॉयलेट है, मैं उसी में गुजारा कर लूंगी, पर अब यहाँ नहीं रहूंगी। कल को मेरा बेटा बड़ा होगा तो 100 प्रश्न पूछेगा। माँ, बाहर वालों से क्यों नहीं मिलती तुम? सब लोग कार में जाते हैं, पापा स्कूटर पर क्यों जाते हैं? मुझसे दीदी लोग बात क्यों नहीं करती? बड़ी मम्मी, छोटी मम्मी मुझे प्यार क्यों नहीं करती? मैं क्या जवाब दूंगी? सोच सोच कर वह लड़का भी हीनता बोध से ग्रस्त हो जाएगा, अपने पापा की तरह आत्मविश्वास खो बैठेगा। मैं ये नहीं होने दूंगी। एक बात और दीदी, हम लोग वहां रहेंगे तो इन्हें लगेगा कि ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इनकी जिम्मेदारी मुझ पर है। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। नेहा की बात सुनकर मुझे अच्छा लगा। मैंने उसे कहा, बहुत अच्छी सोच है नेहा तुम्हारी, सचमुच मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब सुनकर। दीदी, बस आप आशीर्वाद दीजिए कि सब शुभ शुभ हो। रात को मैंने माँ से कहा, उन दोनों का यहाँ दम घुटता है, अगर अलग रहना चाहते वे तो जाने दो, रुको मत। मैं रोकने वाली कौन होती हूँ? माँ ने कहा, पर वहाँ पर पकाएगी खाएगी कहाँ, कैसे? उसके माँ बाप ने गिनती के 5 बर्तन दिए थे, उन लोगों की उतनी हैसियत थी। पर माँ, ये बताओ, तुम्हारी गृहस्थी किस दिन काम में आएगी? उस पर इस बहू का भी तो हक है। मेरी गृहस्थी? मेरी कौन सी गृहस्थी है? क्यों? वो ड्रम भरकर बर्तन रखे तुम्हारे, वो किस दिन काम आएंगे? तुम्हारी ये फैशनेबल बहुएं, ये तो उन बर्तनों को छुएंगी भी नहीं। तुम्हारे बाद ये सारे बर्तन वे जिस जिस को दे देंगी। इससे अच्छा है कि तुम अपने हाथ से ही सारे बर्तन छोटी को दे दो, जिंदगी भर तुम्हारे गुण गाएगी। तुम्हारी 2 परातों और पतीलों से तो उसका घर सज जाएगा, गृहस्थी जमा लेगी वह। माँ, तुम्हें मालूम है ना पीतल क्या भाव चल रहा है? फिर यही तय हुआ। सुबह मैंने बड़े भैया से कहा, भैया
दोपहर में ज़रा गाड़ी भेज देना, मुझे शॉपिंग करनी है। मैं जानती थी कि भैया मुझे मना नहीं करेंगे। मेरी बात सुनकर नेहा ने कहा, चलिए आपकी बदौलत हम भी गाड़ी में बैठ लेंगे, नहीं तो हम लोग पिक्चर तक स्कूटर से ही जाते हैं। क्या? घर में दो दो गाड़ियां होते हुए स्कूटर पर क्यों? कपिल तो गाड़ी चला लेता है ना। हाँ, एक बार किसी शादी में जाने के लिए छोटे भैया जी से गाड़ी मांगी थी। उन्होंने इतनी नसीहतें, हिदायतें दी कि मन खराब हो गया। तब से कान पकड़ लिए। किंशुक को माँ को सौंप हम लोग निकल पड़े। सामान उठाने के लिए गणपत को साथ ले लिया। चलने से पहले नेहा ने कहा, दीदी जाते समय गाड़ी में सिर्फ मौसम की बात करना। ये ड्राइवर भैया एक एक बात भाभीयों को पहुंचाते हैं। उन दोनों के जासूस हैं ये। मेरा अंदाज सही निकला। माँ के आधे बर्तनों से ही नेहा की पूरी रसोई सज गई। कुछ क्रॉकरी मैंने अपनी ओर से खरीद दी। फ्रिज देने का मेरा इरादा था, जिसे मैंने फिलहाल सरप्राइज ही रखा। रात को बड़े भैया ने पूछा, तुम्हारी शॉपिंग ठीक से हो गई? हाँ भैया, खूब अच्छे से हो गई। रतन बता रहा था तुम लोग बर्तन बाजार गए थे। तो नेहा ठीक ही कह रही थी, रतन पक्का जासूस है। हाँ भैया, मैंने कहा, नेहा को किचन के लिए कुछ बर्तन खरीदने थे, इसलिए बर्तन बाजार गए थे। तो स्पॉन्सर किसने किया? तुमने? मैं क्या करूंगी? उसकी इतनी समर्थ सास जो बैठी है। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे की ओर देखकर अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दी। मैंने जानबूझकर उन दोनों के इस कटाक्ष को अनदेखा कर दिया। मुझे अब उन दोनों की परवाह नहीं थी। अगले दिन मुझे निकलना था। काम पर जाने से पहले कपिल आकर मुझे प्रणाम करने लगा और बोला, अब कब आओगी? अरे, तुम मुझे अभी से विदा क्यों कर रहे हो? मेरी ट्रेन तो शाम 4 बजे की है। पर मैं तो उस समय घर पर नहीं रहूंगा ना। क्यों नहीं रहोगे? मुझे स्टेशन छोड़ने तुम ही चलोगे? मैंने बड़े भैया से कह दिया है। तुम दोपहर में खाना खाने के लिए घर आ जाना और मुझे ट्रेन में बिठाकर फिर दुकान चले जाना। ओके, उसने कहा और चला गया। कपिल दोपहर में ईमानदारी से घर आ गया। खाना खाने के बाद मैं तैयार हुई। भैया ने गाड़ी भेज दी थी। सबसे विधिवत विदाई लेकर मैं गाड़ी में बैठी। तुम कहाँ चल दिए? कपिल को इधर उधर जाते देखकर मैंने पूछा। स्कूटर तो ले लो, वहीं से दुकान निकल जाऊंगा। आपसे मैं स्टेशन पर मिलता हूँ। फालतू बात मत करो कपिल, रतन तुम्हें दुकान पर छोड़ देगा। आज के दिन आते समय ऑटो से आ जाना। वह चुपचाप आकर मेरे पास बैठ गया। नेहा किंशुक को लेकर बाहर तक छोड़ने आई थी। हम लोग चलने लगे तो वह रोने लगा। छुटकू को रुलाकर जाते हुए बहुत बुरा लग रहा है। मैंने कहा, मैं तो रोज ही यह पीड़ा झेलता हूँ। कपिल ने कहा, इसीलिए तो घर बदल रहा हूँ, फ्लैट पर रहने जा रहा हूँ। कपिल कुछ और भी कहता, पर मैंने उसकी हथेली जोर से दबा दी। कपिल ने चौंक कर मेरी ओर देखा। मैंने दार्शनिक अंदाज में कहा, बहुत अच्छा कर रहे हो। बच्चे को माँ और बाप दोनों की ज़रूरत होती है, और अपने बच्चे को बढ़ते हुए देखना, इसमें बहुत बड़ा सुख है। तुम्हें याद है, तुम्हारे जीजा जी 1 साल के लिए यूके गए थे। लौट कर आए तो बहुत पछता रहे थे। यह अंशुमन कितना बड़ा हो गया 1 साल में। मैं उसे इस तरह बढ़ते देख ही नहीं पाया। कितनी बड़ी चीज़ मिस कर गया मैं। स्टेशन पर उतरते हुए मैंने ड्राइवर को इनाम के तौर पर 100 का नोट थमाया और कहा, मुझे ट्रेन में बैठाकर भैया लौटेंगे, तुम पार्किंग में इंतज़ार करना। जी, उसने सलाम ठोकते हुए कहा। स्टेशन पर एक खाली बेंच मिल गई। उस पर बैठते हुए मैंने कहा, सॉरी कपिल, मैंने तुम्हें बोलने नहीं दिया। मैंने सोचा पता नहीं तुम क्या क्या कह जाओगे। ये रतन ड्राइवर भाभी का जासूस है, एक एक बात पहुंचा देता है। अच्छा किया मैं कुछ भी कह जाता। मैं कुछ भी कह जाता तो उसका ताप नेहा को झेलना पड़ता। वैसे भी सारा अपमान, उपेक्षा, सारी टिप्पणियाँ वही सहती है। मैं तो दिन भर बाहर रहता हूँ, मुझे बताती भी नहीं है। बस मैं चेहरा देखकर समझ जाता हूँ। वह बेचारी सब कुछ शांति से झेल जाती है, पर उसके इस सौजन्य और सहनशीलता को उसकी मजबूरी और लाचारी समझा जाता है। मैंने उसकी पीठ थपथपाई। नेहा बहुत प्यारी लड़की है, उसका ध्यान रखना। उसी के लिए तो जतन कर रहा हूँ। बस माँ की चिंता है। बाबूजी के जाने के बाद इसी ने माँ को संभाला है।
बाकी लोगों को तो पार्लर और किटी पार्टियों से फुर्सत नहीं है। तभी गाड़ी आने की सूचना प्रसारित हुई। उसने उठकर मेरे पैर छू लिए, पूछा, अब कब आओगी दीदी? अब की बार आओगी तो मेरे घर पर रुकना। मेरे घर कहते हुए उसका चेहरा आत्मविश्वास और आत्मसम्मान से दमक रहा था। काश इस समय बाबूजी होते और उसे देखते। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी छोटे घर की बेटी, मालती जोशी जी द्वारा लिखी हुई कहानी। ऐसा अक्सर होता है, लोग अपने से कम आर्थिक स्थिति वाले घर से बेटियां लाते हैं, यही सोचकर कि उसे वे किसी भी तरह से दबा कर रख सकते हैं। कई जगह तो बेचारी लड़कियां दब कर रहती भी हैं, लेकिन कई जगह नहीं भी रहती हैं। क्या लड़कियों को इस तरह से दबकर ही रहना चाहिए या उन्हें अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय लिखिए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।